वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलूं, मैंने अपने अभी तक जितना भी मुझे 1 साल हुआ यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स के लिए, अपने चैनल्स के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन सारी वीडियोस में से जो अभी तक की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है वो ये वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको मत छोड़ना। बेशक ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, लेकिन क्या वो इतना पावरफुल था कि वो अमेरिका को हिला देता? क्योंकि खुद अमेरिका के जितने भी बड़े रिसर्चर्स थे, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये जो हुआ था 9/11, ये एक कंट्रोल डिमोलिशन था, ये खुद अमेरिका ने करवाया था, ऐसा इन लोगों का कहना था। ऐसा मुस्लिम्स वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का कहना नहीं था कि ये ओसामा ने नहीं करवाया, नहीं। यहाँ पे अमेरिका के खुद रिसर्चर्स जो थे, जो अमेरिका के लोग थे, जो फिजिसिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल डिमोलिशन था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे एक्सप्लेनेशंस को, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को जो एक बार हमको सोचने, एटलीस्ट सोचने पे हमको मजबूर करेगा कि शायद हो सकता है कि ये खुद अमेरिका ने ही कराया हो। कि जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी वो ये कहती है कि ये स्ट्रक्चर फेलियर तो नहीं था, ये एक कंट्रोल डिमोलिशन था। सितंबर 11, 2001 सुबह 8:46 AM पर फ्लाइट 11 हिट करता है नॉर्थ टावर को, और उसके 17 मिनट बाद, मतलब 9:03 पे फ्लाइट 175 हिट करता है साउथ टावर को। अमेरिका ने इसका जिम्मेदार जो बताया था वो अलकायदा को बताया था। इवन ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट थे, बहुत से फिजिसिस्ट ऐसे थे दुनिया भर के, जिनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर फेलियर नहीं था, उनके अकॉर्डिंग ये अमेरिका ने ही खुद कराया था। इनके अकॉर्डिंग ये छोटे मोटे आतंकवादी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। जो पहली इलेबोरेटेड थ्योरी आई थी वो फ्रांस की तरफ आई थी। फ्रेंच नेशनल रिसर्च सेंटर जो था, वहां से पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी, उसका नाम था द इनसाइड जॉब। और उसके 6 महीने बाद 2002 में एक बुक आई 9/11 द बिग लाई बुक, और ये लिखी थी थेरी मैसन ने, और इसको ट्रुथिज्म का एक बहुत अच्छा सोर्स बताया जाता था। और यही नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे कि फोर नॉलेज थ्योरी, सस्पेक्टेड इनसाइड ट्रेडिंग, एयर डिफेंस डाउन थ्योरी, इजरायली एजेंट्स। इस अटैक पर जो कैनेडियन लिबरल पार्टी के लीडर थे स्टेफन डायोन, उनका कहना था कि जर्मनी, इजराइल, रशिया और यूएसए के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, उनको इस अटैक के बारे में पूरी जानकारी थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे डेविड रे ग्राइफिन, इन्होंने एक बुक लिखी थी द न्यू पर्ल हार्बर। ये बुक इतनी जबरदस्त बुक थी कि इसको रिचर्ड ए फॉक ने कहा था कि ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इस पे दिए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुक थी ये पूरी तरीके से अमेरिका को एक्सपोज कर रही थी। ये जो बुक लिखी गई थी इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ये बुक एक्सप्लेनेशन, इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना वो इतने जबरदस्त थे कि 9/11 को एक बुक में अगर हम एक्सपोज करना चाहें तो ये एक बुक ही थी जो पूरे 9/11 को एक्सपोज कर रही थी। इस पे हम आगे बात करेंगे। पेरिस में 2009 में एमेरिक शोपराडे जो प्रोफेसर थे CID मिलिट्री कॉलेज में, उन्हें फ्रेंच मिनिस्टर द्वारा वहां से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इस बुक द न्यू पर्ल हार्बर को सपोर्ट किया था। उसके बाद 2010 में 9/11 ट्रुथ मूवमेंट को चलाया गया, जिसमें एक पॉलिटिशियन से वहां पूछा गया जिनका नाम था डेबरा मदीना। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है 9/11 के बारे में, तो उनका जवाब यह था कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी उनको सच नहीं माना जा सकता। 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदीनेजाद ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन पीपल और दूसरे देश के और पॉलिटिशियन का यही मानना है कि ये एक इनसाइड जॉब था। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि यहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहा था या अलकायदा को डिफेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे सीधे सीधे अमेरिका के लोकल लोग, अमेरिका के रिसर्चर्स ही अमेरिका को एक्सपोज करने में लगे थे कि ये इनसाइड जॉब है, ना कि अलकायदा का काम। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रियलिटी को एक्सपोज करने की कोशिश हो रही थी। अहमदीनेजाद ने ये बात जो कही थी वो उस पर उन्होंने ये भी ऐड किया था कि अमेरिका ने ये इसलिए किया है ताकि वो इकोनॉमी जो है अमेरिका के कुछ सेक्शन में उनको खराब कर सके और जो ज़ायनिस्ट शासन है उसको बचा सके। हालांकि बराक ओबामा ने इस स्पीच को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये बहुत हेटफुल और ऑफेंसिव स्पीच है। और 2011 में इनको फिर एक बार बुलाया गया, इन्होंने फिर एक बार यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ही अहमदीनेजाद ने कहा कि ये अमेरिका का इनसाइड जॉब था। लेकिन इस बार उनको ओबामा ने क्रिटिसाइज नहीं किया। इस बार एक इंस्पायर नाम की मैगजीन थी जिसमें अलकायदा की तरफ से ये बयान आया कि अहमदीनेजाद इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े अटैक को करने की कैपेबिलिटी जो है और किसी में नहीं थी, ये हम में है। तो अहमदीनेजाद हमसे जल रहे हैं, उनको जेलिसी है कि इतना बड़ा अटैक हम लोगों ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कर लिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अलकायदा खुद इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा था कि हमने ये काम किया है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थी जो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही थी वो इवन अलकायदा से भी सहमत नहीं थी।
2012 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोर्सी ने साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अरेंज की 9/11 के इवेंट को समझने के लिए और उसको समझाया जा सके दूसरों को कि ये 9/11 एक इनसाइड जॉब था। अब ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन, लेकिन अब हम समझते हैं डीपली कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ये आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं, जो सुनने के बाद शायद एक बार हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे ये सोचने के लिए कि शायद ये अमेरिका की सच्चाई है। पीछे हमने बात करी थी द न्यू पर्ल हार्बर की, तो ये क्या होता है, ये पर्ल हार्बर क्या है? हमको चलना होगा वर्ल्ड वॉर 2 में 1941 7 दिसंबर। अब पर्ल हार्बर क्या है? पर्ल नाम था और हार्बर का मतलब होता है जहाज के जो अड्डे होते हैं ना पानी के जहाजों के, उसको बोलते हैं हार्बर। तो हार्बर था उनके पास, उसका नाम था पर्ल। अमेरिका के उस हार्बर पे 2 बॉम्ब गिरे। अमेरिका ने इसका जिम्मेदार जापान को बताया और कुछ दिन बाद पता चला कि वो बॉम्ब अमेरिका ने खुद ही अपने हार्बर पे गिराए थे। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जापान और जर्मनी एक साथ लड़ रहे थे। जर्मनी और जापान एक साथ हावी थे, डोमिनेट कर रहे थे। और अगर जापान वर्ल्ड वॉर जीत जाता, वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता, तो दुनिया पे जो हावी होता वो होता हिटलर। अब हिटलर को रोकने के लिए और जापान को तोड़ने के लिए उन पर एटम बम गिराना बहुत ज़रूरी था। तो अब एटम बम गिराने के लिए उनको एक रीज़न की ज़रूरत थी कि हम इसलिए उन पर एटम बम गिरा रहे हैं। इसलिए अमेरिका की सच्चाई उसी टाइम एक्सपोज हो गई थी कि ये जो पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिरे ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। अमेरिका को मालूम था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने खुद अपने हार्बर पर बॉम्ब गिराया। उसके बाद 2 एटॉमिक बम उन्होंने जापान पर गिराया ताकि जापान को तोड़ा जा सके और वर्ल्ड वॉर 2 में जो उनका डोमिनेंस था उसको खत्म करा जा सके। अब डेविड रे ग्राइफिन ने 9/11 को द न्यू पर्ल हार्बर क्यों कहा? पर्ल हार्बर हमें समझ में आ गया क्या था। अब द न्यू पर्ल हार्बर नाम क्यों दिया गया 9/11 को? ये इसलिए दिया गया क्योंकि जनवरी 2001 में पता चला कि अफगानिस्तान के पास तेल बहुत है, तो यूएसए चाहता था अफगानिस्तान को इन्वेड करना। अब उसके लिए उनको एक रीजन की जरूरत थी। जैसे पर्ल हार्बर अटैक करके उन्होंने एक रीजन क्रिएट किया था जापान पे एटम बम गिराने के लिए, अब उनको इन्वेड करना है अगर अफगानिस्तान को, तो उनको एक रीजन की जरूरत थी। इसलिए डेविड रे ग्राइफिन कहते हैं कि अपने ही स्ट्रक्चर को इन्होंने गिराया ये दिखाने के लिए दुनिया को कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया और एक रीजन को क्रिएट किया, और उसके बाद अफगानिस्तान पे इन्होंने इन्वेड किया। अब जो दूसरा बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो था बिल्डिंग के गिरने के तरीके पे। नॉर्थ टावर और साउथ टावर दोनों ही सीधे गिरे थे। अब यहां पे एक नॉर्मल फिजिक्स को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग में अगर जब प्लेन आएगा, अगर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत तेज है तो बिल्डिंग इस साइड गिरेगी, इस डायरेक्शन में गिरेगी। और अगर साउंड की स्पीड से स्लो है प्लेन की स्पीड, तो बिल्डिंग इस साइड गिरेगी। ये नॉर्मल फिजिक्स से सबको पता है। तो कब ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ टावर और साउथ टावर एकदम सीधे गिरे? इसके लिए एक्चुअली मैं सबसे पहली बात, नॉर्थ टावर जो था 110 मंजिल के बिल्डिंग, वो टावर गिरा 8 सेकंड में। इमेजिन, कैन यू इमेजिन, 8 सेकंड में 110 माले की बिल्डिंग गिरी। ये कब हो सकता था? डॉक्टर राजीव दीक्षित हमारे देश के प्रोफेसर ने कहा कि ये तभी पॉसिबल था जब हर फ्लोर पे 4-4 बॉम्ब फिट हो और उनका कनेक्शन हो एक मदर बॉम्ब से। मतलब टोटल बिल्डिंग में 110 माले के बिल्डिंग में 440 बॉम्ब्स होने चाहिए, हर फ्लोर पे 4-4 बॉम्ब होने चाहिए, उनका कनेक्शन होना चाहिए एक मदर बॉम्ब से। जब मदर बॉम्ब फटेगा तो उसके साथ 440 बॉम्ब एक साथ फटेंगे, तब 8 सेकंड में या 9 सेकंड 10 सेकंड के बीच में ये बिल्डिंग सीधे गिर सकती है। और ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में रखा गया, इसलिए दूसरे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। नॉर्थ टावर और साउथ टावर के डेड एंड पर एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नंबर 7। बिल्डिंग नंबर 7 के जो मालिक थे लैरी सिल्वर्स्टन, उन्होंने ये कहा था कि ये जो उस दिन, क्योंकि उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कराया ये यूएसए की गवर्नमेंट ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे थे। अगर वो बाहर आ जाते तो दुनिया को अमेरिका की सच्चाई पता चल जाती। सिल्वेस्टर ने यह भी बताया कि जो नॉर्थ टावर और साउथ टावर में बॉम्बिंग हुई है ये मार्विन बुश ने कराई है। ये मार्विन बुश कौन? जॉर्ज बुश का भाई। तो इनकी कंपनी थी यूनोकॉल। यूनोकॉल कंपनी के 2 बिजनेस थे, एक सिक्योरिटी एक ऑयल। ऑयल को हम बाद में एक्सपोज करेंगे, पहले हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। जो सिक्योरिटी थी नॉर्थ टावर और साउथ टावर में वो थी मार्विन बुश की। मार्विन बुश जॉर्ज बुश का भाई था और उस टाइम जो यूनिकॉल कंपनी का जो सीईओ था वो था मार्विन बुश। लेकिन मार्विन बुश ऐसा क्यों करेगा? अभी मैंने कहा था कि एक सिक्योरिटी का बिजनेस था यूनिकॉल कंपनी का और एक था ऑयल का। तो ये जो ऑयल था ना, मैंने कहा था ऑयल को ध्यान रखना, तो ये जो ऑयल था यूनिकॉल कंपनी का, ये तालिबान और ओसामा बिन लादेन से 1997 में डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि इन लोगों के बहुत क्लोज बिजनेस कनेक्शंस थे। तो आसान भाषा में ये कि तालिबान, ओसामा बिन लादेन और जो अमेरिका की जो बुश की यूनिकॉल कंपनी थी, ये आपस में बिजनेस पार्टनर्स थे। इनकी कंपनी ने सऊदी अरब के एक शेख के साथ डील करी थी 5 सितंबर 2001 में। बिल्डिंग इन्हें बेची थी और इंश्योरेंस कराया था एक जापानीज कंपनी से। तो जो भी बिल्डिंग गिरने के बाद जो फाइनेंशियली नुकसान हुआ था वो उस जापानीज कंपनी का हुआ था जिससे इन्होंने इंश्योरेंस कराया था। और दुनिया पे एक इल्यूजन बनाया गया था कि 3000 लोग अमेरिकी मारे गए, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि ऐसा था ही नहीं। 90 अलग अलग देशों के जो लोग थे वो मारे गए थे, जिसमें से
41 तो इंडियंस मारे गए थे। तो ये एक झूठ बोला गया था कि 3000 अमेरिकन मारे गए, ऐसा नहीं है, 3000 अमेरिकन नहीं, 3000 लोग मारे गए थे। इसका एक स्टील आर्ग्यूमेंट भी था जो ये कहता था कि ट्विन टावर का जो स्टील है ना वो मेल्ट नहीं हो सकता जेट फ्यूल के टेम्परेचर से। दो प्रोफेसर थे, उन्होंने ओपिनियन दिया, ये कहा कि 2000 डिग्री पे का टेम्परेचर भी होता ना अगर ये जेट फ्यूल का, तो भी ये टावर को नहीं गिरा सकता था। दो प्रोफेसर्स ने ये बात कही थी, एक ने 10 दिन बाद अपना स्टेटमेंट बदल दिया और जिसने नहीं बदला था उसको वहां उस पोस्ट से निकाल दिया गया। अब ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो बड़ा बहुत लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा इसको सुनने के बाद और आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और बार बार इस चीज को सोचेंगे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 का एक पैसेंजर था, उसने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, मॉम दिस इज मार्क बिंघम, मॉम दिस इज मार्क बिंघम। Hi, Mark. Mother, it's Mark Bingham. It's Mark Bingham. अब लॉजिकली हम सोचते हैं कि फैक्ट के साथ अगर हम बाद में सोचते हैं कि इतने ऊपर से 32,000 फीट ऊपर से कैसे कोई कॉल कर सकता है, चलो फैक्ट को हम फिर भी साइड रखते हैं। लॉजिक के साथ भी अगर हम सोचें तो कोई भी अपनी माँ को फ़ोन लगाएगा तो वो अपना सरनेम क्यों बताएगा। लाइक मैं अपनी माँ को फ़ोन लगा के अपना नाम, शायद हम एक बार अननोन नंबर से भी फ़ोन लगाएं तो शायद हम उन्हें अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को अपना सरनेम कौन बताता है। और ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस डाला गया था, इसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में रखा गया है यहाँ पे। और अगर आप फैक्ट्स के साथ देखें तो क्या 32,000 फीट ऊपर से कोई कॉल कर सकता है। इवन आज के टाइम, आज जब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो चुकी है उसके बावजूद 2001, आज से ठीक 20 साल पहले क्या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी कि 32,000 फीट ऊपर से कोई डायरेक्ट अपनी माँ को फ़ोन कर सकता था। तो इसको इसीलिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में रखा गया था। रही बात पेंटागन पे अटैक की, अगर एरोप्लेन पेंटागन बिल्डिंग में गया तो वहाँ सिर्फ एक होल क्यों था, क्योंकि विंग्स भी होते हैं एरोप्लेन में। तो अगर विंग्स अंदर गए तो फिर जो विंडो पैन्स थी उनको डैमेज होना चाहिए था, लेकिन वो डैमेज नहीं थी, सिर्फ एक होल था। तो अगर विंग्स बाहर रह गए थे तो उन्हें बाहर होना चाहिए था, विंग्स बाहर भी नहीं थे। बाद में पता चला कि वो एक मिसाइल अटैक था और वो जो उसमें ढूंढाढानी जब चली तो सिर्फ एक मिसाइल का इंजन वहाँ पे मिला, वहाँ पे एरोप्लेन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। और वहाँ पे पेंटागन अटैक पे बार बार यही बात हो रही थी कि एक एरोप्लेन पेंटागन पे भी गया, पेंटागन पे भी गया, बट पेंटागन में सिर्फ एक चीज़ मिली थी, वो थी मिसाइल का एक इंजन। और ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि अगर प्लेन गया है अंदर तो सिर्फ एक होल क्यों है, और अगर विंग्स अंदर जाते तो विंडोज पैन डैमेज होती, विंडोज पैन डैमेज नहीं है तो फिर विंग्स को बाहर होना चाहिए था, लेकिन विंग्स बाहर भी नहीं थे। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे जिनके बेसिस पे रिसर्चर्स कंटिन्यू हमेशा डिमांड करते रहते थे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी इनकी सुनी नहीं। जो लोग हमेशा आगे आते थे उनको या तो फोर्सफुली रिजाइन करवा दिया गया या उनको उनके पदों से हटा दिया गया था बिल्कुल। तो हम एक बार सोच सकते हैं कि शायद हाँ, ओसामा भले ही आतंकवादी था, लेकिन इस वाले इवेंट में अमेरिका का भी हाथ हो सकता था। लेकिन ये मेरा भी ओपिनियन नहीं था, ये इन रिसर्चर्स का ओपिनियन था। 72 बड़े रिसर्चर्स थे, ये किसी इस्लामिक कम्युनिटी से नहीं आते थे, ये क्रिश्चियंस थे, ये ज्यूस थे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट थे, ये इनकी तरफ से था। तो ये कि इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से ये थ्योरीज नहीं आई थी अलकायदा को डिफेंड करने के लिए, ये अमेरिका के ही कुछ इंटेलिजेंट लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, ये कंट्रोल डिमोलिशन है, ये अलकायदा ने नहीं किया। ये उनका ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है, ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, तो ये मत कहना कि मैं यहाँ पे ओसामा को डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, वो आतंकवादी था। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट में कहीं ना कहीं जो 72 बड़े रिसर्चर्स थे इनके अकॉर्डिंग, और उन 72 बड़े रिसर्चर्स में एक भी रिसर्चर मुस्लिम नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामिक वर्ल्ड को डिफेंड करने के लिए ये 72 अमेरिकन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये ऐसी कंट्रीज से आते थे। और ये क्रिश्चियंस थे, कुछ ज्यूस थे, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने, और ये टोटल 72 ही थे। तो ये बात ओसामा बिन लादेन आतंकवादी ही था। बट इस इवेंट में हम एक बार सोच सकते हैं। तो आप अपना कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोल डिमोलिशन था या फिर सही में ये अलकायदा ने ही कराया था। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने छोटे मोटे आतंकवादी इतना बड़ा जो इवेंट है इसको प्लान नहीं कर